चैप्टर 2 ये जो हमने चीज़ें पढ़ी थी सारी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ी थी। अब हम जो चीज़ें पढ़ने लगे हैं सारी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने लगे हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था पेज नंबर 9 पे फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। भाई प्लीज 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल अटेंटिव लेना है। हमने पढ़ा था फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स और पेज नंबर 11 पे है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। वो फेडरल गवर्नमेंट के थे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। हमने पेज नंबर 9 पर पढ़ा था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। और हमने पढ़ा था फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट। इधर लफ्ज़ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं जो डिफरेंट है। इधर लफ्ज़ है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, इधर लफ्ज़ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑलरेडी अंडरलाइंड है। इधर अंडरलाइन है हाई कोर्ट और इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, नहीं पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस। तो बता दें फेडरल गवर्नमेंट की जगह क्या लिखा हुआ था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की जगह प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल गवर्नमेंट की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन की जगह पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस। हाईलाइट की हुई चीजें बस ढूंढें। इधर फेडरल था, इधर प्रोविंशियल है, इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन था, इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस है। इधर ये भी देखें जरा, इधर मजलिस शूरा था और इधर प्रोविंशियल असेंबली। उधर नेशनल मजलिस शूरा में नेशनल असेंबली और सेनेट होता है ना, तो इसमें प्रोविंशियल असेंबली होगा। अच्छा, एनुअल बजट स्टेटमेंट में जो फर्क है, अब मैं बार बार उधर उधर नहीं जा रहा। इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम FCF कह रहे थे बार बार, वो प्रोविंशियल हो गया। एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन, अच्छा इसमें आपको थोड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें आप देखें मिसिंग है, किताब में मिसिंग नहीं है। उधर उधर क्या था? इधर सिर्फ जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, किसकी जगह? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जगह, एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सिर्फ ये है। बाकी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सारे मिसिंग है। डन। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? चार्ज अपॉन FCF या चार्ज अपॉन प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड? और इसके अलावा बाकी सब वही है, बाकी कॉपी पेस्ट है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, प्रोविंशियल 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 प्रोविंशियल। साइन करना प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर? नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली? प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस बजट एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है, प्रोविंशियल 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 प्रोविंशियल। अच्छा, ये वोट्स ऑन अकाउंट्स ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो फिर ऐसा करें, आप नेशनल असेंबली में वोटिंग करवा लें, वो चंदा दे दें 4 महीने के लिए। इधर 4 महीने की जगह 3 महीने है, ये एक मेजर डिफरेंस है। 4 महीने की जगह 3 महीने है, बस ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर वो मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर। इधर हम लिख लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और कल क्या लिखा था? इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो अच्छे वाले लोग मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो आम हालात में आप हजरात तशरीफ लाते होते थे दूसरी क्लास में और कल नहीं आए थे। उन लोगों को पकड़ के इधर जो है वो छितर भी मारे जा सकते हैं कि आम हालात में आप लोग तशरीफ लाते थे, पता नहीं आपको कल क्या हो गया था। अब जान दे यार, बारिश हद होगी, यही छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठे रहो फिर पूरी ज़िंदगी, बहाने ना मारा करो।
अच्छा जी, नेक्स्ट, पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो ये भी वही है सारा, प्रोविंशियल असेंबली और सब। अच्छा, इन द एंड एक आर्टिकल है 127, वो ये कहता है कि हर जगह मजलिस शूरा की जगह प्रोविंशियल असेंबली आपने लिख के आना है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर ऑफ प्रोविंस लिख के आना है, फेडरल गवर्नमेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर की जगह और नेशनल असेंबली की जगह। तो एक समरी भी मिल गई, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेशनल असेंबली एटसेट्रा आल्सो अप्लाई टू प्रोविंशियल असेंबली। जो नेशनल असेंबली की चीजें थी वही किस असेंबली के लिए हैं? प्रोविंशियल असेंबली के लिए, लेकिन नामों के थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। डन, ओके। नाउ हैव अ क्विक लुक at what we studied yesterday. FCF की बास्केट में 3 किस्म के पैसे जाएंगे, सारे रेवेन्यू, सारे लोन्स, और जो कोई लोन आपने दिया हुआ है उससे जो पैसे आए हैं वापस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जीता गया उसके पैसे आए वो भी FCF के PF की बास्केट में जाएंगे। इसकी कस्टडी मजलिस शूरा के पास होगी या जैसे प्रेसिडेंट बताएगा। एनुअल बजट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होगी जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस होंगे। रिसीट्स की बात नहीं हुई डिटेल से, एक्सपेंसेस 2 किस्म के हैं, वो जो कि चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन FCF। इन खर्चों के साथ लिख लें, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन FCF बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इन खर्चों के साथ जरा लिखें, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन FCF बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो खर्चे हैं जो FCF पे चार्ज किए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो खर्चे FCF पे चार्ज किए हैं वो ये वाले हैं। इनके अलावा वाले खर्चे जो है वो सड़कें बनाने वाले हैं। तो इन दोनों की डिस्कशन होगी एनुअल बजट स्टेटमेंट में। एक होगी एनुअल बजट स्टेटमेंट, दूसरा होगी इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था 81 वाले खर्चों पे डिस्कशन होगी, वोटिंग नहीं होगी, और इनके लिए ग्रांट रेज की जाएगी। इसके बाद थी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हमने पढ़ा था कि PM साइन करेगा एक शेड्यूल, और शेड्यूल में दोनों किस्म के खर्चों की बात हो रही होगी, और ये शेड्यूल दोबारा ले बिफोर होगा नेशनल असेंबली। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 बातें। अगर दौरान साल सेहत के लिए, इलाज के लिए खर्चा कम पड़ जाए, ये जो पैसे ग्रांट किए थे वो ज्यादा हो और खर्चा कम हो और खर्चा ज्यादा हो जाए, ये किसी नई सर्विस के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो सप्लीमेंट्री बजट उसी तरह ले बिफोर होगा नेशनल असेंबली। वोट्स ऑन अकाउंट्स, अगर PM पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ये लफ्ज आपने नहीं लिखना PM पाकिस्तान में मौजूद नहीं, आपने इसी के अल्फाज लिखने हैं, तो नेशनल असेंबली ऐसी सूरत में ऑथेंटिकेट कर सकती है 4 महीने के लिए, फिर वोटिंग होगी नेशनल असेंबली में, ये हेडिंग होगी वोट्स ऑन अकाउंट्स। पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, असेंबली नहीं है सिरे से, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? नेशनल असेंबली है ही नहीं, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट फौज के हाथ में होगी, फिर वो ऑथेंटिकेट कर देंगे। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, सेनेट और नेशनल असेंबली के दफ्तर अलग होंगे। इन दफ्तरों में नौकरियां मजलिस शूरा देगा। मजलिस शूरा तो इदारा, इसने क्या नौकरियां देनी है, तो असल में स्पीकर और चेयरमैन नौकरियां देगा। नौकरियां देने के बाद तनख्वाहें और बिजली के बिलों वगैरह की डिटेल है। उसके लिए फाइनेंस कमेटी बनेगी। कल जो हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था ना, वो फाइनेंस कमेटी नहीं थी, वो थी NFC, नेशनल फाइनेंस कमीशन। वो बड़े काम करता है, वो सूबों में पैसे तकसीम करता है। फाइनेंस कमेटी तो बहुत एक छोटी सी चीज है, वो NFC था, ये फाइनेंस कमेटी का तो छोटा सा काम है। क्या काम है? मुलाजमीन की तनख्वाही और बिजलों के बिल, किस किस के? सेनेट के और नेशनल असेंबली। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिजली के बिल वगैरह मैनेज करेगी नेशनल असेंबली या सेनेट। लेकिन नेशनल असेंबली सेनेट ने कैसे मैनेज करने हैं, वो तो इदारे हैं, तो आगे जाके उसने बता दिया इसमें स्पीकर और चेयरमैन ही असल में मैनेज करेंगे। तो ये थी सारी कहानी। इसके बाद कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये वाला NFC। NFC में बड़ी डिटेल से बात हुई थी। 3 किस्म के लोग होते हैं। किधर में दूसरा लेक्चर ले लिया हुआ है भैया, ले लीजिएगा खुदा के लिए। 3 किस्म के लोग होते हैं, 4 उनकी ड्यूटीज होती हैं। सूबों में पैसे तकसीम करना, चंदा और बोरोइंग पावर। इसके बाद ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, कौन कौन से टैक्सेस पार्लियामेंट इकट्ठे कर सकती है? कौन कौन से टैक्सेस पार्लियामेंट इकट्ठे कर सकती है?
और उसके बाद कुछ तफसीलात थी। इन द एंड ये था प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 किस्म की बातें होंगी और आगे ये तफसील आपसे डिटेल से बात हुई थी। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी लगाई गैस निकलने पे या रॉयल्टी ली गैस निकलने पे, फेडरल गवर्नमेंट एफसीएफ की बास्केट में नहीं रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देगी। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी लगाई, फेडरल गवर्नमेंट ने ऑयल निकलने पे, वो अपने पास नहीं रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देगी। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई नेट प्रॉफिट कमाया बिजली निकलने से, वो अपने पास नहीं रखेगी, वो प्रॉफिट किसको दे देगी, सूबे को दे देगी जहां बिजली निकल रही है। वो देखें तो धड़ाधड़ बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं, सीरियस टेस्ट देखे माशाल्लाह इनकी। चलें आ गए, ये बच्ची अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दीज पीपल। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इन 3 चीजों में प्रेसिडेंट की सैंक्शन की जरूरत होगी, इजाजत की। ये 3 बिल प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर पास नहीं हो सकते। सूबे वाले प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगा सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चंदा दे सकती है कोई अगर आके मांगे तो। अच्छा यार ये एक बात थी, इसको जरा समझ लें दोबारा, ये डायग्राम मैंने क्लास में नहीं बनाई थी। फेडरल गवर्नमेंट ने कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो 4 है ना पाकिस्तान में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कभी भी फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दूसरे सूबे में जाके, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये 3 बातें हैं। चौथी बात, लेकिन अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके काम शुरू कर दे तो ऐसी सूरत में टैक्स देना पड़ सकता है। आगे होके बैठे हैं फिर और मसला आगे और आगे। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे सूबे में जाके बैठे, ये दूसरी क्लास से आ रहे हैं आप लोग, ओके पता नहीं, ये एंड पे याद कराना है कुछ। अच्छा, एक सूबा दूसरे सूबे में जाके काम करे, खामोश, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये 3 बातें होगी। लेकिन अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके काम करे या एक सूबा इस्लामाबाद जाके काम करे तो ऐसी सूरत में इनको टैक्स देना पड़ सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना फेडरल गवर्नमेंट को या किसी और सूबे को, लेकिन अगर सूबे से बाहर जाए तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन सर्विसेज वगैरह पे टैक्स लगाया जा सकता है। और इन द एंड ये लिखा हुआ था, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी बना ले तो फिर इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने आज काम ये करना है कि चैप्टर के शुरू में जो सफ़ा दिया होता है जिसमें 2 बड़ा सा लिखा हुआ है, वो पहले से भी पिछला सफ़ा जिसमें 2 बड़ा सा लिखा हुआ है, मिल गया सफ़ा वो वाला, तो इस सफ़े पे जाके आप लोगों ने इनके सारे के नाम पढ़ने हैं और नाम पढ़ के फिर सोचने कि जो जहन जो पढ़ाया है आपको जहन में आ रहा है, यानी ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें आपको याद हो लेकिन सेक्शन की हेडिंग याद ना हो। अच्छा, ये 3 सवाल आते हैं पेपर में। एक सवाल आता है कि कौन कौन से टैक्सेस पार्लियामेंट में लगाने हैं, वो मैंने आपको पेज 12 पे पढ़ा दिया है। 2 सवाल और आते हैं। एक सवाल आता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी पावर्स ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस या एरियाज वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कहां कहां टैक्सेस लगाने हैं, वो एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट आपको याद ही करनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है। कम से कम इसमें से 6-7 नाम तो याद होने चाहिए अगर 8-9 लिखे हुए हैं। ये वो एरियाज हैं जहां कौन टैक्स लगा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, एक और डब्बा भी आपने याद करना है। इन चीजों को आईकैप ने यहां डालकर बता भी दिया हुआ है कि कौन से टैक्सेस लग चुके हैं। समझ आ रही है बात? ये वो एरियाज हैं जहां टैक्स लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स परचेज पे टैक्स लग सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। इस पे फिर कौन सा टैक्स लगाया हुआ है? ये
ये टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज और कस्टम एक्ट लग चुका है इस पे। तो थोड़ी सी एफर्ट आज ये करनी है अब आपने जाके, या कल का दिन, इतवार के दिन, कि ये वाली चीजों पर, ये रिपीट हो रही हैं चीजें, ये वाले टैक्सेस लग चुके हैं। डन, ओके। और all taxes other than mentioned above in the federal as contained in constitution are covered in the scope of legislation of provinces। जिस पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती उस पे कौन लगा सकता है? सूबे वाले। अकॉर्डिंगली वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस बाय सूबे आर एज फॉलोज। ये सूबों के टैक्स हैं, तो पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लगा टैक्सेस। अब ये 3 सवाल आते हैं पेपर में। एक पेज 12 वाला आता है। पेज 12 वाला सवाल क्या आता है? पार्लियामेंट कौन से टैक्स लगा सकती है। एक सवाल आता है फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगा सकती है, और एक सवाल आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये तीनों कल अल्लाह का शुक्र डिस्कस हुए थे, पास पेपर में तीनों आ रहे हैं और रेपिटेटिव नेचर के आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब ये आज तक हमेशा पेज नंबर 9 और 10 में से सवाल आया है, यानी फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। 11 और 12 में से कभी सवाल नहीं आया, लेकिन 11-12 का सवाल तो 9 और 10 वाला ही होगा ना। खुदा ना खासा पेपर में सवाल आ जाए एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन FCF नहीं PCF इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंस वगैरह कुछ लिखा होगा उसने फिर। तो ये वाले एक्सपेंडिचर्स वो हैं, एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन PCF। डन। तो ये सवाल भी आ सकते हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट सूबे की, या एनुअल बजट स्टेटमेंट अगर वैसे देगा तो वो नेशनल असेंबली वाली होगी, लेकिन अगर एनुअल बजट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंस देगा फिर ये वाला लिख के आना पड़ेगा। अगर पेपर में सवाल आ जाता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, तो ऑथेंटिकेशन PM वाली होगी अगर फेडरल गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर सूबे का नाम आया या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम आया तो फिर ऑथेंटिकेशन ये वाली सारी लिख के आनी पड़ेगी। तो ये जरा आप जहन में रखिएगा, आज तक कभी सवाल आया नहीं लेकिन आ सकता है। यानी पेज नंबर 11 और 12 का जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है उसमें से सवाल आया नहीं लेकिन आ सकता है। लेकिन वो सवाल किसके बारे में होगा फिर? फेडरल गवर्नमेंट के बारे में या सूबे के बारे में? तो ये नाम जरा याद कर लीजिएगा। मजलिस शूरा की जगह प्रोविंशियल असेंबली, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, फेडरल गवर्नमेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर। ना याद हो गए होंगे, नेशनल असेंबली की जगह प्रोविंशियल, और एक जगह 4 महीने की जगह क्या था, लेकिन एक और जगह भी 4 महीने, उधर 3 महीने नहीं है, उधर 4 ही हैं। ये जरा देख लीजिएगा। ओके ठीक है जी, आप हजरात का वेट हो रहा था, आप हजरात सारे तशरीफ़ ले आएँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह ला चुके हैं। अब हम दोबारा उसी ज़ील और ज़ेस्ट से सेल्स टैक्स शुरू करने लगे हैं जो हमारा छूटा था। हम चैप्टर 22 पे थे जब आप लोग गए थे, फिर हमने आपके जाने के बाद पता नहीं चैप्टर 23 किया, चैप्टर 16 किया, चैप्टर 13 किया, इधर उधर घूमते रहे कि किसी तरह आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन आप हजरात ने भी कसम खा ली थी कि जान चली जाएगी, तशरीफ़ आवरी नहीं होगी। तो अगर आप आज रात आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो फिर मैं भी अब कसर निकाल लूँ। पेज 469 पे आके बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सेल्स टैक्स को रिज्यूम करते हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा रहता था। बहुत मेहरबानी आप हजरात की, आप तशरीफ़ लाए। आपकी आने वाली नस्लें और आपकी औलादें, ये आपका एहसान आप पे याद। अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और भी सुननी है तो सुन लें। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये जी हमारा मेन सेक्शन है सेल्स टैक्स का। टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलती है, पेज 469। डिटर्मिनेशन सर मैर नहीं है आज, यानी हमारे पास क्वेश्चन है एक दूसरी का। अच्छा यार मजे लगे हुए हैं। डिटर्मिनेशन, मुझे क्या पता तुम्हारे लेक्चर पेंडिंग है, हमें क्या, वो तो वो बोल रहे हैं ना जिनके साथ साथ इनको टेंशन नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करना। फॉर डिटरमिनिंग अ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए क्या मेथोडोलॉजी होगी? टैक्स लाइबिलिटी आपको निकलती है, यू नो, आउटपुट माइनस इनपुट। टैक्स लाइबिलिटी निकलती है जी आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या होता है? सेल इंटू 17%, और इनपुट क्या होता है? परचेज इंटू 17%। एक इंटरेस्टिंग चीज है इधर कि अगर आपने 100 यूनिट खरीदे हैं और अभी बेचे हैं 30, तो फिर भी न्यूमेरिकल इसी तरह सॉल्व होगा। इसमें कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है सेल्स टैक्स में कि नीचे 100 की परचेज पड़ी है तो ऊपर सेल भी 100 की पड़ी होनी चाहिए। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ये सेल्स टैक्स बहुत रिलैक्स किस्म का लॉ है, कहते हैं बस परचेजेस को माइनस कर दो सेल में से। हालांकि अकाउंटिंग वाले टीचर ये कहते हैं कि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो,
यानी अगर ऊपर 30 की सेल पड़ी है तो नीचे 30 की कॉस्ट ऑफ सेल डालो। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ना 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 ना, ऊपर 30 की सेल पड़ी है तो नीचे जितने मर्जी परचेज डाल दो, बस जो इस महीने की परचेज है वो डालो, बाकी कोई मसला नहीं। 100 की परचेज डल गई है, 100 में से 30 बिक गए हैं, बाकी 70 अगले महीने बिक जाएंगे, बाकी 70 अगले महीने सेल में चले जाएंगे। तो सेल्स टैक्स का लॉ बड़ा इजी है। तो आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे सेक्शन की हेडिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी, क्या निकालने के लिए जी? टैक्स लायबिलिटी। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, पेज नंबर 469। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन on a taxable sale made during a tax month, the person shall be entitled to deduct input tax. Shall be entitled to deduct input tax. The input tax will be deducted from output tax. तो असल बात तो ये है, बाकी इधर उधर की बातें मैं बाद में कर लेता हूं आपसे। For determining a liability of a registered person on a sale made by him during a month, the person shall be entitled to deduct input tax of tires, engines and loha. The input will be deducted from output charged from Sarasif. ऐसे ही पढ़ा था ना, पहले दिन भी यही पढ़ा था। 5,10,000 में से जहां जहां आपने टैक्स पे किया वो माइनस कर दें। इट इज हाउ टैक्स लायबिलिटी विल बी डिटरमिन्ड। अच्छा, एक बंदा कहता है जी मैंने 50 यूनिट बेचे हैं 120 रुपए के एतबार से, तो इस पे 17% लगा देंगे तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। हमने कहा तुमने खरीदे कितने थे? कहते 80 मैंने परचेज किए थे, लेकिन कितने रुपए के एतबार से? 60 रुपए के, डबल प्रॉफिट डाल के मैंने बेचे हैं। तो हमने न्यूमेरिकल का वही फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, आउटपुट माइनस इनपुट। अच्छा, आपको पता है परचेजेस 4 किस्म की होती हैं। एक क्लासिफिकेशन परचेजेस की ये है कि 80 में से 50 बिक गए और 30 बिकने हैं, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो बता दें परचेजेस की क्लासिफिकेशन 2 किस्म की हैं। दुकानदार जब 3 बोतलें खरीदता है, 2 बिक गई, 1 पड़ी रह गई। टाइम पे आया करें, ऐसे क्या फायदा। दुकानदार जब बोतलें खरीदता है 3, तो 3 में से 2 बिक गई, 1 पड़ी रह गई। तो सिमिलरली इस दुकानदार ने 80 चीजें खरीदी, 50 बिक गई और 30 पड़ी रह गई। तो परचेजेस की ऑब्वियसली 2 किस्म की क्लासिफिकेशन, कुछ परचेजेस बिक जाती हैं और कुछ परचेजेस पड़ी रह जाती हैं, सादा सी बात है। और आपको पता है परचेज कैश पे भी होती है, पैसे दे के भी होती है, और परचेज उधार पे भी होती है। तो ऐसी तफसील में चला गया कि परचेज कितने किस्म की होती है। वैसे परचेज का मुश्किल सा नाम इस चैप्टर में क्या है? इनपुट। तो परचेज के पैसे पे भी होते हैं और पेएबल भी होते हैं। ये देख लें, परचेज के पैसे पे भी होते हैं और पेएबल भी होते हैं। ड्यूरिंग द मंथ फॉर सेल मेड, परचेज आप ऐसी सेल के लिए करते हैं जो आप कर दें या अभी आपने सेल ना की हो। तो बता दें ये परचेज कितने किस्म की हैं? 4 किस्म की। परचेज के पैसे पे भी हो सकते हैं, पेएबल भी हो सकते हैं। और परचेजेस ऐसी सेल के लिए हैं जो सेल कर दी है या जो कर देंगे। बात खत्म होगी। फॉर डिटर्मिनिंग अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अ सेल मेड बाय हिम ड्यूरिंग अ मंथ, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट पेड और पेएबल ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ फॉर सेल मेड और फॉर सेल टू बी, इसको सेल करें, फॉर सेल मेड और सेल टू बी मेड। ये सेल मेड कितनी है? बोल दें यार, आई गई हैं तो इतना भी कर दें 15, और टू बी मेड 30 बाय हिम, टू बी सेल मेड बाय हिम, जो उसने करनी है। तो बात असल में ग्रीन लाइन वाली है। द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट, द इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि जो 3% लगाना है ना, वो न्यूमेरिकल के बॉटम पे लगाना है, वो आपने आउटपुट में नहीं लेना, वो आपने बॉटम पे लगाना है 3%। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि अगर 3% आपने ऊपर लगा दिया तो आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, उसकी वजह से शायद टैक्स पेयर को फायदा हो। क्यों फायदा हो उस चक्कर में हम नहीं जाते। तो 3% आपने नीचे लगाना है। तो कहते हैं आउटपुट में एक चीज आपने नहीं लेनी, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स।
ये स्काई ब्लू लाइन अलग है, ग्रीन अलग है। ग्रीन क्या? द इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट दैट इज ड्यू इन दैट टैक्स मंथ। द इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट, आउटपुट दैट इज पेएबल, ड्यू का मतलब होता है पेएबल, पेएबल कितने 1020। द इनपुट देखें देखें देखें, द 816 will be deducted from 1020 that is payable in that tax month. What is payable in that tax month? 1020, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर लेंगे 816। ये स्काई ब्लू वाली बात क्यों इसने लिखी हुई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स? वो उसने इसलिए लिखी हुई है कि जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा न्यूमेरिकल्स में, कहते ये आउटपुट को ना फर्दर टैक्स, ये जो फर्दर टैक्स आपको पता है हम 3% लगाते थे, ये एंड पे निकालते थे, कहते इसको आउटपुट का पार्ट ना बना देना। ठीक है, नहीं बनाएंगे हम, तुमने कह दिया तो नहीं बनाएंगे। क्या यही हम करते थे? इसको आउटपुट के साथ लिखते थे या अलग से लाइन डालते थे? तो बस ये कह रहे हैं इसकी लाइन अलग से डालना, इसको इसका पार्ट ना बना देना। इसका पार्ट बनाने से शायद उसको लग रहा है इस कैलकुलेशन में शायद बंदे को फायदा हो जाएगा, जिसको वो फायदा नहीं देना चाह रहा फिलहाल। डन? तो एक लफ्ज से उसको बस ध्यान में रखिएगा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स। बहरहाल ग्रीन वाली लाइन का रिदम ये बन रहा है, द इनपुट कितने जी 816 विल बी माइनस फ्रॉम आउटपुट दैट इज पेएबल इन द मंथ। व्हाट इज पेएबल इन द मंथ? 1020। तो 1020 में से 816 माइनस किया, इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन की हेडिंग क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, ईद से पहले का भूला हुआ ईद के बाद अगर क्लास में आ जाए, और ईद के बाद के बाद के बाद भी क्लास में आ जाए, अब तो बकरे भी ज़बाना बंद हो गए थे, तो ईद के बाद से बाद भी आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, उसको भूला हुआ नहीं कहते। उसके लेक्चर अभी पेंडिंग है, वो और बात है, लेकिन उसको भूला हुआ नहीं कहते। अच्छा, मार्च का भूला हुआ बिल आपको अप्रैल में भी मिल सकता है, मार्च का भूला हुआ बिल आपको मई में भी मिल सकता है। मार्च में आपने कारपेट की सफाई की थी, उसके नीचे बिल गुम हो गया था, अब दोबारा जुलाई में कारपेट की सफाई की तो आपको तब मिल गया। तो भूला हुई परचेज का बिल कभी भी आपको मिल सकता है। तो होंडा एटलस कार ने टायर परचेज किए, होंडा एटलस कार अब कह रही है हुकूमत को कि मैंने टायर परचेज किए हैं, मुझे परचेज रिकॉर्ड करने दो। गवर्नमेंट कह रही है बिल दिखाओ, होंडा एटलस कार कह रही है बिल गुम गया है। तो हुकूमत कह रही है कि भूला हुआ बिल आपको अगले महीने याद आ जाए, या उससे अगले, 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 जब मर्जी आपको याद आ जाए इन 6 महीनों में आप उस भूली हुई परचेज को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आपको भूला हुआ बिल मिले फिर हम आपकी परचेज डेड कर देंगे, उस बिल को हम बिल नहीं मानेंगे। ये नहीं कि 1990 में बैठे हैं और 1970 का बिल आपको भूला हुआ मिल रहा है, ये भूला हुआ बिल नहीं है, ये पता नहीं क्या है। फिर डन होगी बात। तो भूली हुई परचेज को किस महीने में रिकॉर्ड कर सकते हैं? छठे महीने में या किसी भी 6 महीने में? किसी भी 6 महीने में। अम्मी कहें बेटा 4 घंटे में दही ले आओ, तो चौथे घंटे में लाना है या किसी भी वक्त ला सकते हैं? किसी भी वक्त ला सकते हैं। तो ये प्लीज अंडरस्टैंडिंग आपने गलत नहीं बनानी कि छठे महीने में भूली हुई परचेज रिकॉर्ड करनी है, ये ब्लंडर होगी अंडरस्टैंडिंग। भूली हुई परचेज 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर लें, लेकिन उस महीने को बीच में नहीं गिनना, मार्च वाले को। किस महीने को गिनना है? उससे अगले वालों। अच्छा, परचेजेस रिकॉर्ड ना करने की वजह क्या हो सकती है? परचेज रिकॉर्ड करना आप भूल क्यों सकते हैं? रीजंस वाई, इनपुट तो मुश्किल लफ्ज होता है ना, आप भी परचेज पढ़ते हैं घर में समझने के लिए। रीजंस वाई परचेज इज नॉट डिडक्टेड इन द रेलिवेंट मंथ। क्या रीजन होती है कि परचेज रेलिवेंट महीने में माइनस ना हो सकी हो? फॉरगेट टू रिकॉर्ड परचेज, फॉरगॉट नहीं होना चाहिए था वैसे, फॉरगॉट टू रिकॉर्ड परचेज, परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी बिल पड़ा हुआ है लेकिन आंखों के सामने धुंधला सा हो गया, पता नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। फॉरगॉट टू रिकॉर्ड परचेज। इनवॉइस रिसीव्ड लेट, मार्च में टायर आ गए हैं, बिल अप्रैल में आया, तो ये भी, ये इन्वेंट्रीज के टॉपिक में कभी आपने पढ़ी है इस तरह की चीजें कभी FR1 में, या नहीं पढ़ी? अच्छा, तो मार्च में बिल आया, सॉरी चीजें आई हैं, और बिल कब आया? अप्रैल में। तो इनवॉइस रिसीव्ड लेट, इनवॉइस रिसीव्ड बट मिस का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस का नाम मिसप्लेस्ड। तो इनवॉइस रिसीव्ड बट मिसप्लेस्ड, लेकिन इनवॉइस गुम हो गई, इनवॉइस गुम हो गई।
कई रीजंस बन सकती हैं, ये तो मैंने 2-3 ऐसे मिसाल के तौर पे दी, हजारों रीजन बन सकती हैं कि हम परचेज रिकॉर्ड करना भूल जाएं। अब क्या करें? अ पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड द परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च 2017, व्हाट इज द हल अवेलेबल? क्या हल है उसके पास? ओ बोले क्या हल है? ही कैन क्लेम इनपुट टिल या इन टिल सितंबर 2017, सितंबर 2017 तक ये परचेज रिकॉर्ड कर सकता है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये डेड लाइन है, लेकिन अक्सर पेपर में 2 नंबर का सवाल आया होता है और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आता है और सिनेरियो बेस्ड सवालों में भी आने लग गया। ये डेड लाइन जो है ना, धमाका किस्म की लाइन है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट रिकॉर्ड परचेज, ये डिड नॉट डिडक्ट परचेज, इनपुट तो परचेज होती है ना। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट परचेज विद इन द रेलिवेंट मंथ, he may record such tax in the return for any of the 6 succeeding tax months. I repeat, where a registered person did not deduct purchase within the relevant month, he may record such tax in the return for any of the next 6 tax months. इसको न्यूमेरिकली हमने किया हुआ है, एक ही न्यूमेरिकल हमने क्लास में किया अभी तक फुल फ्लेज, उसमें न्यूमेरिकली किया था, भूला भी। ये इनवॉइस याद आ रही है किसी को? कोई मसला नहीं, इसकी रिवीजन होनी है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। ओके, परचेज रिकॉर्ड करने की शराइत क्या है? परचेज रिकॉर्ड करने की जी 3 शराइत हैं। अगर आपने टायर खरीदे हैं तो आपके पास उनकी इनवॉइस होनी चाहिए। अगर आपने इंजन, भाई किधर जा रहे हो? ना ना ना, अच्छा चलो हो। अगर आपने टायर खरीदे हैं, लोकल परचेज जिसे कहते हैं पाकिस्तान से, तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और अगर आपने जो है वो इंजन इंपोर्ट किया है तो आपके पास उसका गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए। आपको बताया था इंपोर्ट के केस में गुड डिक्लेरेशन बनता है। और अगर आपने नीलामी से चीज़ें खरीदी हैं तो एक सफ़ा अजीब सा बनता है, उसका नाम होता है ट्रेजरी चालान। तो आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रेजरी चालान। ये लफ्ज़ पहली दफ़ा मैंने बोला। तो ये 3 सफ़े आपके पास होने चाहिए, तो आपकी परचेज जेन्युइन होगी, वरना आपकी परचेज जाली है, आपकी परचेज डेड हो जाएगी। तो परचेज रिकॉर्ड करने की 3 शराइत। अगर आपने लोकल परचेजेस की हैं तो बिल होना चाहिए आपके पास। अगर आपने इंपोर्ट्स की हैं तो बिल ऑफ एंट्री, मुश्किल सा नाम है गुड डिक्लेरेशन का। गुड डिक्लेरेशन मैंने बताया था ऐसा सफ़ा होता है जो आप हुकूमत को जमा करवाते हैं, जो इस चीज़ का सबूत होता है कि आपने परचेजेस कर ली हैं। और अगर आपने नीलामी में चीज़ें खरीदी हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रेजरी चालान। तो कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, इनपुट माइनस करने की शराइत क्या शराइत हैं? यू मस्ट होल्ड समथिंग। ये क्या लिखा हुआ है? टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट। ये हेडिंग क्यों दी हुई है? टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट। इनपुट रिकॉर्ड करने का, क्लेम ना रिकॉर्ड होता है, क्लेम रिकॉर्ड होता है। बार बार आएगा लफ्ज़, आसान सा लिख लें ऊपर, रिकॉर्ड। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनपुट, इनपुट कब रिकॉर्ड करना है? ये हेडिंग क्यों है इसकी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये हेडिंग क्यों है इसकी? जब तक इनवॉइस नहीं आएगी तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते परचेज। तो ये टाइम ही हो गया ना, टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट, यानी किस वक्त रिकॉर्ड करो, जब इनवॉइस आ जाए। तो ये भी सवाल आता है पेपर में कभी कभी, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट। लेकिन अक्सर जो सवाल आता है पेपर में वो ये आता है, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, इनपुट माइनस करने की शराइत। तो इनपुट माइनस करने की शराइत के आपके पास क्या होना चाहिए? बिल होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, बिल होना चाहिए। या फिर इनपुट माइनस कब करें? जब बिल आ जाए। इन केस ऑफ टायर परचेजेस मेड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर, इन केस ऑफ टायर परचेजेस मेड बाय होंडा, और लिखा करें यार जल्दी जल्दी, इन केस ऑफ टायर परचेजेस मेड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर अपनी तरफ से डाल दें, क्योंकि वो किसी लाइन का मतलब नहीं है। इन केस ऑफ टायर परचेजेस मेड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर। होंडा होल्ड्स, होंडा अगर इस परचेज को रिकॉर्ड करना चाहती है तो होंडा शुड होल्ड। होल्ड का मतलब होता है अपने हाथ में पकड़ना है आपने। होल्ड का मतलब ये है, आपने बिल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। होंडा होल्ड्स, होंडा, हाँ बिल तो मेरे हाथ में रहा ना। होंडा होल्ड्स आ टैक्स इनवॉइस। इस पे होंडा ने टैक्स इनवॉइस होल्ड करनी है, अपने पास रखनी है। होंडा होल्ड्स आ टैक्स इनवॉइस, इस पे उसका नाम लिखा होगा होंडा का, एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे उसका नंबर लिखा होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज,
ये सप्लाई ना परचेज के माने में है, इधर कॉन्टेक्स्ट भी कभी चीज का बताता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट परचेज। तो परचेज के मामले में आपके पास बिल होना चाहिए जिस बिल पे आपका नाम लिखा हो और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो। ये जरा इसको छोड़ दें। आगे बढ़ें। अगर दो में से कोई एक बात हुई तो ऐसी सूरत में होंडा का इनपुट डेड हो जाएगा, होंडा को परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, बातें करें आप लोग, सो रहे हैं। जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे तो ये गलत बात है ना फिर, कि होंडा दावा करे मेरी परचेज है, उसको दावा करना चाहिए कि ये मेरी, लेकिन वो नहीं दावा करा तो ये तो गलत बात है फिर ये कौन सा बिल है? तो दोनों पर बिल को तुम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। एक और जुर्म पड़े, या होंडा जनरल टायर को 1,17,000 में से 17,000 भी दे। होंडा तो 1,17,000 दे आएगा ना, टायर खरीदेगा तो 17,000 भी उसमें डाल के दे आएगा। होंडा जनरल टायर को 17,000 दे और जनरल टायर आगे गवर्नमेंट को जमा ना कराए, तो ये दो सजाएं अलग अलग, ये दो जुर्म अलग अलग हो गए। इन दोनों की सजा क्या मिलेगी? तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो दो शराइत और पूरी होनी चाहिए। खाली आपके हाथ में बिल होना काफी नहीं है, खाली आपके हाथ में 1,17,000 वाला बिल होना काफी नहीं है। अगर आप हुकूमत को कह दें, हुकूमत ये देखो टायर पड़े हुए हैं, ये देखो इन टायरों का बिल, ये देखो मेरा नाम, ये देखो 1,00,000, ये देखो 17,000, सब कुछ हुकूमत को कह दें। हुकूमत सवाल पूछे तो तुमने परचेज में डाल लिया है अपनी रिटर्न में, उसने सेल में नहीं डाला। होंडा कहेगा इसमें मेरा क्या कसूर है? शर्म नहीं आती है ऐसे बंदों से जाके चीजें खरीदते हो? इसमें मेरा क्या, बड़े चाटर तुम्हें जुबान लग गई है, बोलने लग गए हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है, ऐसे बंदों के पास ना जाया करो, आइंदा के लिए इबरत होगी है ना। तो वैसे तो कसूर होंडा का लग भी नहीं रहा, लेकिन चपेड़े पड़नी है होंडा को, क्योंकि ऐसे बंदे से जाके ना चीजें खरीदो। तो जिस चीज को किसने परचेज में नहीं डाला, सॉरी किसने परचेज में डाल लिया? होंडा ने, लेकिन जनरल टायर सेल में नहीं डाल रहा, तो चाहे होंडा के पास इसका बिल भी पड़ा हो और जेन्युइन बिल हो, फिर भी ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। या अगर होंडा ने अपनी परचेज में डाल लिया और जनरल टायर ने अपनी सेल में भी डाल लिया, लेकिन जनरल टायर सेल में डाल के बैठा हुआ, रिटर्न जाके जमा नहीं करा रहा हुकूमत के खजाने में और पैसे ही नहीं जमा करा रहा हुकूमत को, तो भी क्या सजा मिलेगी? अब फिर होंडा क्या कहेगा? मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है इसमें, मैंने तो 17,000 उसको दे दिया था आगे जमा, उसने। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हो? ऐसे बंदों के पास जाते क्यों हो तुम? तो ये याद रखिएगा, ये दोनों बुरी हरकतें की हैं जनरल टायर ने, लेकिन सजा हमें मिलनी है, सजा हमें मिलनी है। कि हम पागल हैं, हम दीवाने हैं, हमें डीओजी ने काटे, हम ऐसे बंदे से जाके चीजें खरीद रहे हैं? ओके, इफ द जनरल टायर, मैं लिख देता हूं, ये मैं लिखूंगा ना ऑटोमेटिकली आपकी किताबों पे भी आ जाएगा, टेंशन ना लें आप लोग, नजर लगी है। अच्छा, टेस्ट में ना आज एक एग्रीकल्चर का मैंने न्यूमेरिकल डाला है और एक जो है ना चैप्टर 22 में से कोई एक दो थ्योरी के सवाल हैं, वो तो आपको रनिंग में चैप्टर आज के टेस्ट में, तो वो आप ज़रा अकेले में बैठ के ना ज़रा दे दीजिएगा टेस्ट रूम में। एग्रीकल्चर का सवाल तो कर ही जाएंगे ना, न्यूमेरिकल वो तो करके ही जाएंगे ना। इफ द सप्लायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल इन हिज रिटर्न, अगर सप्लायर ने अपनी रिटर्न में, सप्लायर के ऊपर जनरल टायर लिखें, इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन, डिक्लेयर को शोन, इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन सच सेल इन हिज रिटर्न। अब गड़बड़ किसने की है? जनरल टायर ने अपनी रिटर्न में क्या शो नहीं की? सेल शो नहीं की। और
GT, ही के ऊपर GT, और जनरल टायर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न। जो उसके रिटर्न में टैक्स लिखा हुआ है वो जमा ही नहीं करा रहा। द इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, आगे लिखें बाय होंडा। जुर्म कोई और करे, सजा किसी और को मिले, हम तो फारग हो गए। ओके, समझ आ गया जी। येलो वाला मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, अब इसको याद कर लें जरा। इन केस ऑफ टायर परचेज मेड बाय होंडा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है? होंडा शुड होल्ड अ बिल इन हिज नेम एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। इफ द जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल इन हिज रिटर्न और ही हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू पेएबल जो होता है एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, दैट इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय आगे लिख लिया होंडा। होंडा इस इनपुट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और अगर होंडा ने इंजन इंपोर्ट किया है तो उधर ज्यादा तफसीलात कोई नहीं है, उधर ये वाली डेडलाइन चल जाएगी, ये जो यहां याद किया है। ही होल्ड्स अ बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन इन हिज नेम हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह जहां तफसील आ गई है सेल्स एक्सचेंज नंबर, इट शुड बी प्रॉपरली क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। ये नया साइड हो गया, और ये भी इंग्लिश वही वाली है। ही होल्ड्स टैक्स इनवॉइस की जगह ट्रेजरी चालान इन हिज नेम हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन, हैविंग बियरिंग कार्ड में कोई मसला नहीं, हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर, शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स। ये थोड़ा सा नया लफ्ज़ ऐड हुआ है, शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ये लफ्ज़ पहले नहीं था, शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो ये 5 नंबर का सवाल आता है थ्योरी का अक्सर। अच्छा, ये जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं ना, ये जब बिजली परचेज करते हैं ना, यानी बिजली का बिल आता है, उसमें भी कुछ सेल्स टैक्स पे करते हैं, वो भी इनका इनपुट होता है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं इनको होती, क्योंकि इन द एंड आउटपुट सरास्ते पे 5,10,000 की गाड़ी बेच के डाल ही देना सारा कुछ। तो टायर परचेज करने पे भी इनपुट पे करते हैं, इंजन इंपोर्ट करने पे भी इनपुट पे करते हैं, लोहा परचेज करने पे भी इनपुट पे करते हैं, और बिजली परचेज करने पे भी इनपुट पे करते हैं। तो उसके लिए 2-3 शराइत हैं। बिजली के बिलों का इनपुट भी इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स में माइनस किया करेंगे, क्योंकि बिजली हम सेल नहीं करते, हम वापडा नहीं है, बिजली हम क्या करते हैं? परचेज। परचेजेज आपको पता है इनपुट में जाती हैं न्यूमेरिकल में, और सेल आउटपुट में। तो इनपुट में ना आज जरा एक बात जहन में रख लें, इनपुट में परचेज ऑफ टायर, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ लोहा जाएगा, और परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जाया करेगा। अब अगर बिजली के बिलों पे मैं इनपुट रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो खुद ही सोच के बता दे मेरे पास क्या होना चाहिए। बिजली का बिल होना चाहिए, उसमें मेरा सेल्स टैक्स स्टेशन नंबर लिखा होना चाहिए, और वो बिल मेरे नाम होना चाहिए, और उस कनेक्शन की डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए, तो बस। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली, इधर सप्लाई ऑफ बिजली से होंडा की नज़र में ना परचेज ऑफ बिजली मुराद है, और इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजली और इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजली और गैस, ही होल्ड्स अ बिल। इन केस ऑफ बिजली ही होल्ड्स अ बिल। अब इसको कैसे करेंगे आप? ही होल्ड्स अ बिल, उसके पास एक बिल होना चाहिए, ही होल्ड्स अ बिल, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? आगे वही बात, बेयरिंग या हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। तो ये येलो वाली लाइन ना लॉ में नहीं आई थी, ये लॉ में पहले नहीं थी, पहले लॉ के अंदर वही वाली लाइनें थी जो मैंने आपको पढ़ा दी, येलो वाली लाइन बिल्कुल नहीं आई। तो ये बिल्कुल अलग सी बात है। ही होल्ड्स इन केस ऑफ बिजली का बिल आ बिल, बेयरिंग हिज नंबर 1 एंड हैविंग हिज एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। चलें जी, वो आ गया भाईजान जिसका इंतजार था, जिसकी वजह से सारे न्यूमेरिकल हमारे रुक के बैठे हुए थे। कई दफ़ा मैंने सोचा क्लास में न्यूमेरिकल करा दूं सेल्स टैक्स का, आप लोग गए हैं आपके पीछे से, लेकिन ये सेक्शन नहीं पढ़ाया हुआ था, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड।
परचेजेस नॉट अलाउड। असल में टैक्स क्रेडिट इनपुट के लिए यूज होता है इस स्टैंडर्ड में। इनपुट नॉट अलाउड, परचेजेस नॉट अलाउड। इस तरह का सेक्शन हमने पढ़ा था बिजनेस के चैप्टर में, उसका नाम क्या था? डिडक्शंस नॉट अलाउड। तो इधर देखिए इनपुट भी तो एक तरह की डिडक्शन ही है, माइनस नहीं हो रहा इनपुट, तो इनपुट भी एक तरह की डिडक्शन ही है। तो डिडक्शंस नॉट अलाउड या इनपुट्स। 1.5 से 2.5 एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2.5 से 3.5 एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपके लेक्चर पढ़नी है तो बाकियों का क्या कसूर है? उनको तो अगस्त में आप रिलैक्स होकर पढ़ने दें। आप सारों की पेंडिंग है। इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड। वो देखें उधर वाले सारे तैयार हैं, हाथ खड़ा करें जरा, उधर वाले सारे हाथ खड़ा करते हैं, थोड़ा बरा में रख लें। ओ जबरदस्त। इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, परचेजेस जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। A registered person shall not be entitled to deduct input tax paid. अच्छा मोहतरम, अब मैंने कहा है आज मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सारे हमारी क्लास के। एग्जेम्प्ट सेल किसी को याद हो क्या होती थी? एग्जेम्प्ट सेल अच्छा, इसमें आज मेन बात सुन लें। एग्जेम्प्ट सेल में कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हैं और कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट हैं। कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट हैं। गुड्स कौन सी एग्जेम्प्ट हैं? जैसे मैंने आपको कह दिया था गोट है, या एक चीज़ मैंने आपको बताई थी एक दफ़ा, होली कुरान है, पता नहीं आपकी क्लास में बताई थी या दूसरी में बताई थी, होली कुरान है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था पल्सेस हैं, दालें हैं, एंड एटसेट्रा। कोई लिस्ट होगी, ये लिस्ट हमें याद नहीं करनी प्लीज़। तो कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट होती हैं, बाय डिफॉल्ट हुकूमत चाहती है इस चीज़ पर टैक्स ना लगे, कि अगर आप गोट बना रहे हो, गोट बेच रहे हो तो इस पर टैक्स ना लगे, हुकूमत चाहती है इस पर टैक्स ना लगे। अगर दालें हैं तो हुकूमत चाहती है बिकें तो टैक्स ना लगे। कुछ पर्सन्स टैक्स ऐसे हैं जिनकी सेल एग्जेम्प्ट है। सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री, सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की सेल भी माफ है। कॉटेज इंडस्ट्री कौन है? कुछ छोटी सी इंडस्ट्री है जिसकी साल की सेल 10 मिलियन से कम में, जिसके एम्प्लॉइज 10 या उससे कम में, जो घरों के झुरमुट में फैक्ट्री खोले बैठे और कमर्शियल बिजली का बिल ना लगाओ, बिजली का मीटर ना लगाओ। तो ये 4 शराइत तक आप पूरी करते हैं तो आप क्या हैं? अब अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो छोटी सी इंडस्ट्री है। अगर आप छोटी सी इंडस्ट्री है तो आप कोई छोटी मोटी चीजें अगर बना के बेच भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेटर बना के बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई छोटी मोटी जो है वो और कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बना के बेच रहे हैं, आप कोई बल्ब बना के बेच रहे हैं जीरो के, आप कोई स्विच बना के बेच रहे हैं, आप कोई तारे बना के बेच रहे हैं। मैं पाकिस्तान केबल्स की बात नहीं कर रहा, वो छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, वो तो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। आप जो है वो छोटी सी इंडस्ट्री है, हल्की फुल्की को तारे बना के बेच रहे हैं। तो मजे की बात सुने, कहीं से आप तारें खरीदेंगे टैक्सेबल होंगी पाकिस्तान में, कहीं से तारें खरीदेंगे एग्जाम्प्ट होंगी। अगर बेचने वाला कौन है तारें? छोटी सी इंडस्ट्री, तो वो तारें एग्जेम्प्ट करके बेचेगा आपको, वो कहेगा मैंने नहीं टैक्स लगाना आपसे। और अगर बहुत बड़े सप्लायर से तारें खरीदेंगे तो डेट विल बी टैक्सेबल। लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों की फिर क्वालिटी चीज़ों की वो नहीं होती। अब आप कहेंगे फिर तो सारी कॉटेज इंडस्ट्री इनकी क्वालिटी चीज़ों की वो नहीं होती, जिसकी वजह से लोग इनकी चीज़ें नहीं खरीदते। लेकिन बहरहाल इनकी सेल क्या है? एग्जेम्प्ट। तो याद रखिएगा एग्जेम्प्ट से मुराद कोई गुड्स नहीं है, कई दफ़ा कोई पर्सन्स भी एग्जेम्प्ट है। अब ये बंदा जो मर्जी चीज़ बना दे वो क्या होगी? कल कला को ये एक बंदे वाली गाड़ी लॉन्च कर दे, कि एक बंदे वाली गाड़ी लॉन्च कर दी इसने, और वो कितने की बेच रहा है जी? 3 लाख रुपए की बेच रहे हैं, ये भी एग्जाम्प्ट होगी अगर साल की सेल 10 मिलियन से। गॉट इट? तो कॉटेज इंडस्ट्री की सेल भी एग्जाम्प्ट है। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी नस्लों पे एहसान होगा।
खुद ही से सही हो जाए, आगे आने वाले हालात तो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपकी औलादे पता नहीं आपसे 4 हाथ आगे होनी है, तो इसलिए वो मेरा 4 साल का बेटा 3 दिन पहले गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हुआ, मैंने कहा कहते मैंने देखा था आपने, सारा पकड़ के बैठ गया। तो पता नहीं आगे वाली नस्लें तो पता नहीं क्या कर रही हैं, उन्होंने तो छोड़ना नहीं हमें, इसलिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा अभी से। चलें जल्दी करें, जल्दी करें। आज अफमान भाई भी सही मजे में बैठे हुए हैं, हंस खेल रहे हैं माशाल्लाह। पेंडिंग लेक्चर नहीं है इनकी इस वजह से। वैसे आई रियली एग्री, पुराना ज़माना ठीक था जब ऑनलाइन लेक्चर अपलोड नहीं होते थे, फिर लोग बस आ जाते थे मजबूरी में, बस पकड़ के आए, जहाज़ पकड़ के आए, अबू को कहीं मोटरसाइकिल पे छोड़ाएं, कुछ भी करते थे वो लोग, आ जाते थे। फिर उनको पता होता था गए तो गए। पुराना ज़माना अच्छा था। ओके अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट डेड होता है। एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट क्या होता है? डेड होता है। अगर ये जो एग्जेम्प्ट सेल वाला है कॉटेज इंडस्ट्री है, अगर ये कोई जीरो के बल्ब बेचता है तो आउटपुट उसका जीरो लूंगा, जीरो रेट लूंगा या क्रॉस लूंगा? क्रॉस। लेकिन अगर ये बोलता भी रहे कि मैंने 10 रुपए का इनपुट पे किया था, किस मौके पे? जब मैंने जीरो के बल्ब के अंदर कोई मोटर लगानी थी, जीरो के बल्ब के अंदर कोई मशीन लगानी थी, जीरो के बल्ब के अंदर कोई उसका बल्ब खरीदना था, तो मुझे परचेज पे 17 पे करना पड़ा था। तो भाईजान आपको चपेड़े मारी जाएंगी और आपको ये इनपुट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट क्या होता है? डेड होता है। अच्छा एक बात और सुन लें, अगर कॉटेज इंडस्ट्री को ज्यादा तकलीफ हो रही है ना कि मेरी परचेजेस आप डेड कर रहे हैं, तो फिर कॉटेज इंडस्ट्री अपने आप को आके रजिस्टर करा सकती है। रजिस्टर कराना मना नहीं है, अगर आप छोटी इंडस्ट्री हैं कोई मसला नहीं, अपने आप को आके रजिस्टर कराएं। लेकिन हम आपको कह नहीं रहे वैसे आपको रजिस्टर कराएं, मर्जी है आपकी। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी। हमने ये पढ़ा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना, लेकिन अगर आके करवा ले फिर आपकी मर्जी है, फिर आप परचेज पे 17 पे करें, सेल पे भी 17 लोगों से लें और फिर आप नॉर्मल तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एज अ जनरल रूल कॉटेज इंडस्ट्री वाले इतने वेले नहीं होते अपने आप को रजिस्टर कराएं, और इनके इनपुट बेचारों के क्या होते रहते हैं? डेड। लेकिन इसका भी हल मैंने आपको बता दिया था। इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड है IS2, वो ये कहता है कि अगर आपके कोई टैक्स नॉन रिफंडेबल है, डेड हो जाना है, तो उसको एसेट की कॉस्ट में डाल दो और कॉस्ट में डाल के कॉस्ट बढ़ा दो, कॉस्ट बढ़ा दो कि ऑब्वियसली फिर सेल महंगी करके आप कस्टमर से रिकवर कर लो। तो इसलिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं कि इसका इनपुट डेड हो रहा है तो बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है। The goods used in, ये तो मुश्किल सर आपसे ना, अदर देन टैक्सेबल सेल, इसका मतलब तो एग्जेम्प्ट सेल है ना, अदर देन टैक्स। जरा ग्रीन वाली बात पढ़ के बताएं, आपका मतलब समझ आ रहा है? यस अभी हुआ ही नहीं ग्रीन यार, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। ग्रीन वाली बात पढ़ के बताएं, मतलब समझ आ रहा है? वो जो बल्ब वाली मिसाल दी है मैंने, द गुड्स यूज्ड इन, साई की तरफ देखा करें, द गुड्स यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय हिम। अगर कोई बंदा एग्जेम्प्ट सेल करता है तो उसके अंदर अगर कोई गुड्स यूज करता है तो ऐसी सूरत में वो चीजें का इनपुट डेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि होंडा एटलस कार गाड़ियों के साथ होली कुरान बेचने लग जाए, तो होंडा एटलस कार अगर गाड़ियों के साथ होली कुरान बेचने लग जाए तो कुरान जब बेचेगा तो 1000 रुपए वाला कुरान 1000 का ही बेचेगा, 1170 का नहीं बेच सकता। लेकिन अगर कागज पे, गत्ते पे, धागे पे कोई इनपुट पे किया हुआ है तो वो बेचारे का क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। इसी तरह ये तो मैंने आपको होली कुरान से गुड्स की एक मिसाल दे दी, इसी तरह इधर भी मैंने आपको मिसाल दी है। जो बंदा
जो बंदा कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई जीरो के बल्ब बेच रहा है, कोई तारें बेच रहा है, कोई स्विच बेच रहा है, कोई जो है वो एक्सटेंशन बेच रहा है, एक्सटेंशन वायर बेच रहा है, और वो 100 वाली 100 की बेचेगा बेचारा, और अगर उसने कोई चीज बनाने के लिए इनपुट पे किया हुआ है तो वो उसका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये जी इंग्लिश का फिक्रा है, इसको याद कर लें। और सर्विसेज हम इसे ब्रैकेट में ले लिया करें, कुछ सर्विसेज ऐसा ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो गुड्स यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय हिम, तो अब मैं लिखने लगा हूं इसकी तफसील। कागज यूज्ड इन कुरान सेल मेड बाय पर्सन, मेड बाय कुरान सेलर। तो इसके कागज का इनपुट क्या हो जाएगा, बोले बोले, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये परचेज को माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको याद कर लें जरा। द कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय कुरान सेलर। एग्जेम्प्ट सेल कौन सी होती है, अदर देन टैक्सेबल। पॉइंट बी तो आपको पता है ऐसे ही तंग करने के लिए आता है, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। पॉइंट सी, एक हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स ये हार्मफुल गुड्स के ऊपर मैंने आपको बताया था होता है एक्स्ट्रा टैक्स। आपने परचेज की 100 जमा 17 जमा 5, कोई हार्मफुल गुड्स थी तो हुकूमत ने उन पर टैक्स किया हुआ था 22%। तो और बाद में आपने इन चीज़ों को सेल कर दिया, 100 रुपये वाली चीज़ 130 की बेच देते हैं। 130 का 17% कितना होगा, एग्जैक्ट बताओ, 22.1। लेकिन जब आपने सेल की चीज तो वो हार्मफुल नहीं थी, क्योंकि आपने उसमें ऐसी प्रोसेसिंग की थी, कोई ऐसी चीज की थी क्या वो हार्मफुल नहीं रही थी। लेकिन आपने जब परचेज की थी तब वो क्या थी, हार्मफुल थी, जिसकी वजह से इस पे आपने क्या पे किया था, एक्स्ट्रा टैक्स। अब आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल का फेस 22.1 माइनस 17, जुल्म हो गया आप पे, आपका 5 रुपए डेड हो गया है। फील करें 5 रुपए डेड हो गया। आपका दिल क्या चाह रहा था, मैं कितना माइनस करता, 17 जमा 5, लेकिन सिर्फ क्या माइनस होगा, 17। व्हाट डज इट मीन कि ये जो आपने एक्स्ट्रा पे किया था ये क्या हो गया, डेड हो गया। सूली तौर पे अगर हुकूमत ने मेरे से हार्मफुल चीज पे 22 रुपए ले लिए थे तो मुझे इतना तो रिलैक्स करती कि न्यूमेरिकल के फेस पे भी 22 ही लिखने देती, तो हुकूमत ने न्यूमेरिकल के फेस पे 22 लिखने दिया, ये डेड हो जाया करेगा। तो पे कितना करके आए 22, माइनस कितना करेंगे 17, आउटपुट तो वही रिकवर जो होता है कस्टमर से। कितने पेएबल आ गया गवर्नमेंट को, 5.1। तो ये 5 रुपए क्या हो गया, डेड। इस सेक्शन की हेडिंग क्या है, इनपुट नॉट अलाउड। कितना इनपुट नॉट अलाउड हुआ है, 5। नोट करो, ये कौन सा पॉइंट है, सी। अब ये छोटी छोटी एग्जांपल्स नोट करते रहे। सेक्शन 8 में कह रहा हूं मेन सेक्शन है इस चैप्टर का। मेरे ख्याल से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो गया, हार्मफुल चीजों पे भी 17% ही लगाया करेंगे और माइनस कर दिया करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आसान बात हो गई। इस पे अलग से कोई 22-23% लगाना पड़ेगा या इस पे भी 17 ही लगेगा, 17, ये तो आसान बात हो गई। यार आप किस इलाके के हो, ये भाई, हाँ भाई आपको पता है कि ननकाना के हैं, ये नहीं पता आपको ननकाना के हैं, ये वो उधर पीछे देखें, वो भी ननकाना के हैं। अब मिलोगे इनसे तो थोड़ा सा आगे साथ ले जाना उसको, कोई मसला, जब भी डालना क्लास के बाद आप, ठीक है। तो यार ये ननकाना खड़ा है और तू रोजाना आ रहे थे, आके ले लेने थे। ननकाना से बंदा रोजाना आ सकता है, ननकाना से लोग जॉब करने आते हैं लाहौर, रोजाना आते हैं, देख लो वो कह रहे आते हैं। यार
दही बना देते हो आप लोग अपनी। अच्छा, द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। अच्छा, देखने में ना ये लग रहा है कि गुड्स पे पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिसअलाउ होगा असल में। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्स इज पेड इन एडिशन टू, जो इन एडिशन टू नॉर्मल है वो डिसअलाउ होगा। अच्छा यार, सीए तो आपको पता है हमने कर लिया हुआ है, देखें जरा, सीए हमने कर लिया हुआ है यार, अभी उर्दू में पढ़ाया आपको। टायर्स ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द जनरल टायर, द टायर्स, the tires on which sales tax has not been deposited in government treasury by GT। तो इसको आप ऐसे लाइन खींच के ना सीए को, ये जो बात लिखी है, ये वाली, ये ना होंडा जनरल टायर को टैक्स दे दिया और वो आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, ये उर्दू में लिखा हुआ है पॉइंट। तो इसके ऊपर भी आप सीए लिख सकते हैं, होंडा जनरल टायर को और जमा ना कराए, ये सीए की उर्दू है। ये सीए की भी उर्दू है लकीली, और ये एक और पॉइंट की भी उर्दू है, ऊपर जो पॉइंट आ रहा था ना इसकी भी उर्दू यही है। तो जिस चीज पर मैं होंडा टैक्स जमा करवा दूं 1,17,000 पे 17,000, लेकिन आगे जनरल टायर जमा ना करवाए तो सजा मुझे मिलेगी। क्या मेरा इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अच्छा भाईजान, बात बढ़ चुकी है, गल बढ़ गई है, बहुत आगे जा चुकी है। अब जमाना एडवांस्ड हो गया है। अब तो परचेजेस सिस्टम सीधी सीधी आपके डेड कर देता है, क्योंकि सिस्टम आजकल आ गया हुआ है, सबने इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है। तो अगर होंडा परचेज अपनी रिकॉर्ड करे तो सिस्टम चेक करता है कि ये पाकिस्तान में किस बंदे ने सेल में डाला है, तो जनरल टायर को वो सेल में डालना चाहिए। जैसे ही सिस्टम एरर देता है कि ये दावा कर रहे हैं ये मेरी परचेज है, लेकिन दूसरा कह रहा है मेरी सेल नहीं है, तो सिस्टम ही एरर दे देता है। इसलिए अब सिस्टम इतना तेज हो चुका है जिसका नाम इसने क्रेस्ट रखा है। क्रेस्ट को भी देख लेंगे किस चीज का एब्रीविएशन है। तो सिस्टम इतना तेज हो चुका है कि सिस्टम ही एरर आइडेंटिफाई, डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? एरर। सिस्टम ही एरर आइडेंटिफाई कर देता है। परचेज फॉर विच एरर इज इंडिकेटेड बाय सिस्टम, लिख लें, इज इंडिकेटेड बाय सिस्टम। परचेज फॉर विच एरर इज इंडिकेटेड बाय सिस्टम। ये सिस्टम क्या है थोड़ा सा उर्दू में लिखें। होंडा ने परचेज ऑनलाइन सिस्टम में डाली, एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में होंडा ने परचेज ऑनलाइन सिस्टम में डाली, लेकिन अभी तक जनरल टायर ने सेल बुक नहीं की हुई। होंडा ने परचेज ऑनलाइन सिस्टम में डाली, लेकिन अभी तक जनरल टायर ने सेल बुक करने में सुस्ती की है। अभी सेल बुक करना बेचारा भूल गया है। कर ले नोट्स सारे, मेहरबानी होगी। होंडा ने परचेज सिस्टम में डाली, लेकिन जनरल टायर सेल बुक करने में सुस्ती कर रहा है। तो ये मसला कौन आइडेंटिफाई कर देगा? किसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम एरर आ जाएगी। तो अब भाईजान जो नया सिस्टम है ना एफबीआर का, वो परचेज आपकी उठाता ही नहीं जब तक के अगले ने सेल बुक ना कर दी। अब आपकी परचेज डिपेंडेंट है अगले की किसके ऊपर? अब अगला भी फंस जाता है इस चक्कर में। कैसे फंसता है अगले चक्कर में? अगला सेल शो करेगा अपनी। अभी जो लोग 2 नंबरियां करते थे अपनी सेल ही शो नहीं करते थे ताकि टैक्स बचे हमारा, तो बेचारा परचेज करने वाला रो रहा होता है, ओ भाईजान मैंने परचेज बुक करनी है क्योंकि उसके लिए परचेज माइनस होनी है, उसको बेनिफिट मिलना है। तो ऐसा फंसाया सिस्टम के जरिए आजकल लोगों को कि परचेज करने वाला सेल करने वाले की मिन्नतें कर रहा होता है, खुदा के लिए अपनी सेल बुक कर ले। क्यों? तूने मेरी अपनी सेल बुक की तो मेरी क्या बुक हो जाएगी? परचेज बुक हो जाएगी।
तो परचेज फॉर विच मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रस्ट, दूसरी लाइन का भी यही मतलब है, परचेज फॉर विच इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन। इसका मतलब लिख लें, सप्लाई चेन क्या होती है, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, याद है सप्लाई चेन पूरी पड़ी थी। तो लिखें, होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर लिया, पाकिस्तान का कोई बंदा इसको सेल में नहीं डाल रहा, कोई भी सेल नहीं मान रहा, तो चेन में कोई भी मान ही नहीं रहा मेरी सेल है, तो फिर ये परचेज नहीं है। लिखें, होंडा ने परचेज बुक कर लिया, पाकिस्तान का कोई बंदा भी इसको अपनी सेल नहीं मान रहा, पाकिस्तान का कोई बंदा भी इसको सेल नहीं मान रहा। अब ये अपनी उर्दू जो आपने लिखी है इसकी जरा इंग्लिश पढ़ें, इनपुट इज नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन, पूरी चेन में कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने सेल किस की है, और हम क्या बेचारे रोई जा रहे हैं, परचेज है हमारी, परचेज है, फॉर विच इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन, कोई बंदा इसको अपनी सेल मान नहीं रहा और हम चीखी जा रहे हैं हमारी परचेज है। तो ये सारी परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी या अलाउ हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। ओके, अब तो फेक इनवॉइस का चक्कर ही नहीं रहा, अब फेक इनवॉइस हो ही नहीं सकती। पुराने ज़माने में जाली बिल भी बन जाते थे, जाली बिल बन जाते थे, सिस्टम से पता नहीं चलते थे, तो आजकल तो जाली बिल बन ही नहीं सकता, अगर जाली बिल बन भी जाए तो वो तो ऊपर वाले पॉइंट में ही पकड़ा जाना है, सिस्टम नहीं पहले पकड़ के फारक कर देना, तो जाली बिल आप बना के करेंगे क्या, तो जाली बिल तो वैसे नहीं आप बन सकते। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप जाली बिल बनाने की कोशिश करें और आप सिस्टम भी हैक कर लें FBR का, तो जाली बिल माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ये भी हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा था, और एक परचेजेस में ये जाली बिल पड़ा हुआ था, हमने पढ़ा रहने दिया था या माइनस किया था, नहीं फेक इनवॉइस माइनस कर दी थी। ये परचेज अलाउ होगी या डेड हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अक्सर बच्चे जब पेपर में ये सवाल आते हैं ना थ्योरी का 4-5 नंबर का, सबसे पहले फेक इनवॉइस लिखते हैं, 1 नंबर तो मिले। पॉइंट नंबर ई, परचेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। ये भी ऐसी पॉइंट है, ये क्या न्यूमेरिकली टेस्ट होने। डॉलेंस का ऑडिट स्टार्ट हुआ, एंड डॉलेंस रिफ्यूज्ड टू शो रिकॉर्ड्स, डॉलेंस ने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। डॉलेंस का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, आउटपुट 2 करोड़, इनपुट 1 करोड़, 2 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा, आपका सारा इनपुट डेड हो जाएगा। जिस बंदे का ऑडिट शुरू हो और वो अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, तो बस वो सेल ही सेल कर रहा है, उसकी परचेज सारी क्या कर दी जाएगी, डेड कर दी जाएगी। वरना रिकॉर्ड दिखाओ, अपने रिकॉर्ड दिखाओ। तो जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे उसे सजा क्या मिलेगी, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सेल इंटू 17%, बस यही आपका पेबल टू गवर्नमेंट है। अब आप भागे भागे जाएंगे, हुकूमत कहेंगे ये लो मेरे रिकॉर्ड, होना आ गए हो। नहीं हुकूमत, ये बहुत ज्यादा ही कर दिया आपने हमारे साथ, हमारे तो जेन्युइन बिल है, हमारे परचेजेस जेन्युइन है सारे, और सिस्टम भी इनको इंश्योर करे, कोई फेक इनवॉइस नहीं है, तो लाके दिखाओ फिर, तुम रिकॉर्ड्स दिखाने से क्यों डर रहे हो अपने। तो जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर देगा उसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। तो इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आएगा आसान सा, सेल इंटू 17% लगा के न्यूमेरिकल खत्म हो गया। डॉलेंस ऑडिट स्टार्टेड एंड डॉलेंस रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड्स। Okay. Point F is same as A.
इसको कर लें, काट के ना आसान कर लें। पॉइंट ए जैसे कागज यूज्ड इन कुरान सेल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रेपिटेशन है ना, कागज यूज्ड इन कुरान सेल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रेपिटेशन है क्योंकि कुरान की सेल एग्जाम्प्ट है तो उसका इनपुट भी डेड हो जाएगा। अच्छा जी, होंडा का ओनर 4 टायर खरीद के लाया और 2 टायर अपने बेटे के लिए लाया। बेटे ने कहा वो डंडे से घुमाने हैं, दोस्तों के साथ आज मुकाबला है मेरा, नीड फॉर स्पीड। तो अब उन टायरों का इनपुट भी बिजनेस में माइनस करने की इजाजत है, जरा सोच के बताएं। ये जो घर के लिए अगर कोई परचेजेस करें तो उनका इनपुट भी माइनस करने की इजाजत है बिजनेस में जाके। तो गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जो घर में इस्तेमाल के लिए चीजें खरीदी हैं। एक तो ना बिजनेस में इस्तेमाल के लिए टायर खरीदे हैं, एक घर में इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं, उनका भी इनपुट माइनस करने की इजाजत है। उनका तो इनपुट जाहिर बात है, नॉन बिजनेस जब उसका तो इनपुट माइनस नहीं करने की इजाजत होगी। पॉइंट एच कल पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम देख लें। पॉइंट एच कल पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम देख लें। मोहतरम ये सबसे ज्यादा जो टेस्टेड पॉइंट है ना वो ये है। मजे की बात आपको बताऊं, अभी तक हमने जितने पॉइंट किए ना ए बी सी सी ए, इसमें से न्यूमेरिकल में सी ए और सी ए टेस्ट हो रहा है और न्यूमेरिकल में कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे। सी ए और सी डबल ए न्यूमेरिकल में ज्यादा टेस्ट हो रहा है। असल जो पॉइंट न्यूमेरिकल में टेस्ट हो रहा है वो एच वाला हो रहा है। अब एच वाला ये पॉइंट अब आपने ना जरा गौर से समझना है। ये मोहतरम किसकी फैक्ट्री है? डॉलेंस की फैक्ट्री है। ये डॉलेंस की फैक्ट्री है। ये इसकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है। इधर रेड कलर की क्या लगी हुई है? अंदर ब्रिक्स लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ब्रिक्स लगी हुई है। यानी मैं आज आपको दीवार के अंदर ले गया हूं। कैमरा इधर करो। दीवार के अंदर यू मे फाइंड अनारकली अंदर चुनवाई गई थी। पता नहीं बात सही है या नहीं, दीवार भी नहीं लोग खोलने देते बोलिए अब। अच्छा, तो ये जो ईंटें हैं, क्या ये दीवार के अंदर हैं? बिल्कुल। अगली बात, आप जरा जाएं अनारकली, आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या दीवार पे पेंट हुआ होगा? और बता दें, दीवार के अंदर ईंटें भी होंगी और दीवार पे क्या हुआ होगा? पेंट भी हुआ होगा। अच्छा, अब इस एसी की पाइप किधर है? अब वो अंडरग्राउंड है। कुछ को उधर से नजर आ रही है, मुझे पता चला है। तो अंडरग्राउंड है पाइप। तो आपको पता है अक्सर पाइप्स अंडरग्राउंड इंस्टॉल हुई होती हैं। अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड अंदर दीवार भी समझ लें, दीवार वही ग्राउंड ही होगा। तो कुछ वायरें अंडरग्राउंड इंस्टॉल हुई होती हैं। कोई सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, पाइप होती है। यानी आप टूटी खोलते हैं और पानी आ जाते हैं, आप हैरान हो रहे होते हैं, यार मैं भी अपने घर में जाके यहां पे टूटी लगा के देखता हूं पानी आता है या नहीं। तो जाहिल वो टूटी नहीं होती, टूटी के पीछे पाइपें होती हैं, अंदर दीवारों के अंदर पाइपें होती हैं। आपको पता है दीवारों के अंदर ही अंदर पाइपें होती हैं। जैसे आपके अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, तो दीवारों के अंदर ही अंदर क्या होती हैं? पाइपें होती हैं। तो आपको पता है अंदर बहुत कुछ होता है, चल रहा होता है। तो अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ये जो सब कुछ है ना अंदर ही अंदर, इसका इनपुट नॉट अलाउड है। अगर आपने ईंटें खरीदी, अगर आपने सैनिटरी फिटिंग्स के लिए पाइप्स खरीदी, अगर आपने पेंट लगाया, पेंट तो बाहर नजर आ रहा है, ये सारी चीजों का इनपुट नॉट अलाउड है।
डॉलेंस के लिए इनका इनपुट इसलिए नॉट अलाउड है कि डॉलेंस ने ये चीजें बेचने के लिए नहीं खरीदी। हां, डॉलेंस जो रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा एसी बनाने के लिए, उसकी परचेज पे 17 लगाएगा। डॉलेंस जो मशीन खरीद रहा होगा क्या बनाने के लिए, एसी बनाने के लिए, उसकी परचेज पे 17 लगाएगा। तो अब जरा ओवरऑल एक व्यू सोचें, आप डॉलेंस के ओनर हैं, आपने एसी बनाने के लिए जालियां खरीदी, एसी बनाने के लिए मोटरें खरीदी, एसी बनाने के लिए तारें खरीदी, एसी बनाने के लिए स्विच खरीदा, ये सारी परचेजेस आपकी जेन्युइन है, इन पे 17 लगेगा। आपने एसी बनाने के लिए मशीन खरीदी, इस पे लगेगा। आपने एसी बनाने के लिए बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग के अंदर आपने ईंटें खरीदी, बजरी खरीदी, सीमेंट खरीदा, उसके अंदर आपने सैनिटरी फिटिंग खरीदी, उसके अंदर पेंट लगाया, बिल्कुल इनपुट अलाउ नहीं है। दड़ 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 सारे इनपुट आपके डेड हो जाएंगे। द रीजन इज कि शायद ये चीजें आप सेल तो नहीं कर रहे, आप तो बस ये हेल्प आउट कर रहे हैं कि मेरी जरा एसी बन जाए। तो डायरेक्टली क्या हेल्प कर रही हैं ये चीजें एसी बनने के लिए, या इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं? डायरेक्टली क्या चीज हेल्प कर रही है एसी बनने के लिए? एसी के अंदर का सारा रॉ मटेरियल और एसी के बाहर जो मशीन है जिससे एसी बनता है, ये चीजें। तो हमारी कौन सी परचेजेस पे 17 लगा करेगा? रॉ मटेरियल की परचेज पे 17 लगेगा? लगेगा। रॉ मटेरियल कौन सा वाला? जो एसी के अंदर जाना है, जो एसी के अंदर जाना है। और अगली बात, अगर आपने पेंट इधर करना है तो इसकी परचेज पे 17 नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने पेंट करना है एसी के ऊपर, इसकी परचेज पे 17 लगेगा। अगर आपने कोई वायरें अनारकली के साथ देनी है इधर, अगर कॉन्सेप्ट याद रहे इसलिए बात कर रहा हूं, तू अनारकली की तरफ चला जाता है। अगर आपने कोई वायरें इधर अनारकली के साथ देनी है, अंडरग्राउंड वायरें देनी है, तो इनकी परचेज पे 17। लेकिन अगर आपने एसी के अंदर तारें देनी है तो इनकी परचेज पे 17 लगेगा। ये जरा डायग्राम देखने की कोशिश करें, कुछ समझ आ रही है? डॉलेंस की क्या है? ये फैक्ट्री है, ये इसका बिल्डिंग मटेरियल है, क्रॉस इनपुट डिजिटल हो जाएगा। ये वायर्स एंड केबल्स बनाने की कोशिश की है हमने, इसका इनपुट भी, ये हमने बाहर पेंट किया है मॉडर्न, पेंट का इनपुट भी डेड हो जाएगा। ये तो मुझे कोई बड़ी चीज लग रही है। मशीन, मशीन का इनपुट क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। और ये जो रॉ मटेरियल है इसका इनपुट भी अलाउ हो जाएगा। कांटे का मतलब है बबलू, इनपुट इज नॉट अलाउड। जहां जहां कांटा लगा हुआ है, जीरो कांटा, तो इसका क्या मतलब है? इनपुट इज नॉट अलाउड। यार ये छोटी छोटी बातें ऐसे याद रह जाती हैं। अनारकली बना लें जरा, घर में किसने देखना है? अनारकली बना लें जो याद रहेगी। तो अनारकली के साथ साथ जो भी चीजें हैं ना, उनका इनपुट क्या करना है आपने? बोले बोले बोले, डेड कर देना। अब कुछ को पता ही नहीं ये स्टोरी क्या है, तो उनको छोड़ें, उनकी टेंशन ना लिया करें। वो लोग जो पहले बातें करती वो समझ लें। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, साथ वाले को अब ले जाएं आप। किस टाइम आएंगे दोबारा? फिर अगले हफ्ते 2 दफा टर्म टेस्ट चल रहे होंगे, लेकिन फिर अगले हफ्ते 2 दफा करना पड़ेगा। आज तो टेस्ट है ना, एग्रीकल्चर वाला सवाल है। यार उधर रुको भाई, यार आ जाओ यार, आज दूसरी दफा। इतने प्यार से बुला।